everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 to 5 मतलब रूरल डेवलपमेंट तक के सारे चैप्टर्स का प्रॉपर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूं। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। सबसे पहली बात तो देखो, इको पढ़नी किस तरह से है आपको। सबसे पहले चाहे मैक्रो हो चाहे इंडियन इको हो, आपको हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है रेफरेंस बुक से। तो उसके लिए मैंने आपकी मैक्रो की, इंडियन इको की, दोनों की डिटेल प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर मैंने डिटेल के अंदर वन शॉट में हर चैप्टर कवर करा है, वहां से आप अपना चैप्टर तैयार कर सकते हो। लग रहा है यार हमारे पास में टाइम कम है, तो इंडियन इको के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 10 डेज स्ट्रैटेजी करके, मैक्रो के लिए प्लेलिस्ट है 12 डेज स्ट्रैटेजी करके। वहां पर मैंने मेक श्योर करा है हर चैप्टर को 30 to 40 मिनट्स में कवर करने की। वहां से भी आप अपना चैप्टर तैयार कर सकते हो डिटेल के अंदर, अगर लग रहा है टाइम कम है। देन बारी आती है एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर मैं इंडियन इको के हर चैप्टर के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर चुकी हूं। मैक्रो के प्रोवाइड करने हैं, वो भी मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे एमसीक्यूज मैंने आपके एनसीईआरटी से सेट करे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन बारी आती है कि इंडियन इको के लिए एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। अब एनसीईआरटी रीड करना काफी बोरिंग हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी कि साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए। शुरू करें तो आज हमें कौन सा चैप्टर करना है? चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि भाई हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं, वाई डू पीपल वर्क, हम लोग काम क्यों करते हैं, हम लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन क्यों करते हैं। पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग, हम हमारा जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। हर पर्सन अगर धरती पर आया है तो उसे खाना चाहिए, उसे एजुकेशन चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, सर पर छत चाहिए। तो यही लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। बड़ी बात क्या है, जब हम किसी तरह का कोई काम करते हैं, जब हम किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग हमारी कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम लोग हमारे देश के नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हमारे वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। सही मायनों में ये है मतलब अर्निंग अ लिविंग। अर्निंग अ लिविंग का रियल मतलब क्या है कि हमारी वजह से हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, हम हमारे कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग अ लिविंग। करेक्ट हो गया, सही बात है बड़े पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचे तो। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं अगर हमें पर्सन की स्किल्स इंक्रीज करनी है, अगर पर्सन ज्यादा अर्न करे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम पर्सन की एजुकेशन पर अच्छा खासा पैसा खर्च करें, उसकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करें ताकि उसकी नॉलेज और इंक्रीज हो, उसकी स्किल्स और इंप्रूव हो और ब्रशअप हो, उसके अंदर अलग अलग तरह की स्किल्स डेवलप करी जाए, उसे क्राफ्ट से रिलेटेड नॉलेज दी जाए। अपने आप पर्सन की अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गई यहां तक बातें? आगे देखो, बातें आती है कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। तो उसके पीछे 3 रीजंस हैं। नंबर 1 है, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि हमारी कंट्री के अंदर किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद ही खुद को काम दे रहा है, खुद के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ऑफिसेज वगैरह में काम कर रहे हैं। कुछ लोग दिहाड़ी की नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर काम करते हैं, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर उनका पैसा नहीं मिलता। जिस दिन जाते हैं उस दिन पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता। तो इससे हमें पता चलता है क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की हेल्प से हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, हमें किस किस तरह के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करने के लिए ये चैप्टर पढ़ना नंबर 1 जरूरी है। इसी चैप्टर से हमें पता चलता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया। ये अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी में कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्राइमरी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, टर्शरी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन सब चीजों के लिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पता चलता
है कि जो हमारी सोसाइटी का मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जैसे चाइल्ड लेबर की हम बात करें तो चाइल्ड लेबर का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनसे दिन रात काम कराया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं। फीमेल्स का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि बहुत से काम जो औरतें करती है उन्हें हम वर्कर्स की तरह काउंट ही नहीं करते, उनके काम के लिए उन्हें रिकॉग्निशन, उन्हें पहचान ही नहीं मिल रही। तो किस तरह से इस मार्जिनलाइज सेक्शन का एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, इन सारी चीजों का पता हमें इस चैप्टर से पड़ता है। समझ में आ गई बातें? आगे देखो, बात करते हैं वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली बात आती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर अंदर एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। करेक्ट हो गया। अब देखो, जब इसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर एक तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी कंट्रीज से हमारे पास में पैसा आता है, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनसे हमारे पास में यूएस डॉलर आता भी है और यूएस डॉलर जाता भी है। तो यूएस डॉलर आ रहा है, बहुत सारी फॉरेन करेंसी आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि यूएस डॉलर जाता भी है, हमें पेमेंट्स भी करनी पड़ती है। मान लो आया 100 है और गया हमारे पास से 80 है, तो आया 100 है, गया 80 है, माइनस करा, मतलब नेट अर्निंग्स कितनी हो गई? 20 हो गई। जब इस नेट अर्निंग्स को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, वही सारी बातें यहां पर लिखी हैं। ये जो नेट आता है ना हमारे पास में, एक्सपोर्ट करा तो हमारे पास में पैसा आया, इंपोर्ट करा तो पैसा गया, अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए, पैसा आया पैसा गया। ये जो नेट अर्निंग्स है, जब हम इसे इसमें प्लस कर देते हैं तो यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी बहुत सारे हमारी कंट्री के लोग हैं जो दूसरे देशों में पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे जो हमें पैसा मिल रहा है, जो पैसा आ रहा है, डेट इज 100। हम बाहर के लोगों को जो पैसा दे रहे हैं उसे माइनस कर दो, इस 20 को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया? और वो सारी एक्टिविटीज जिसकी वजह से हम हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, उन सारी एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दोस एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो पर्सन जो किसी ना किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, देश के जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करे चाहे कम कंट्रीब्यूट करे, हर उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, हर कोई वर्कर होता है। मान लो कोई जो वर्कर है वो किसी वजह से काम पर नहीं आ पाया, उसे कोई इलनेस भी हो सकती है, मान लो उसे कोई इंजरी हो गई है, कई बार कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है कि पैर वैर में लग गई, कई बार मौसम खराब है या फिर उसे कोई फेस्टिवल, कोई सोशल सेरेमनी अटेंड करनी है तो बंदा काम पर नहीं आया, फिर भी हम उसे वर्कर की तरह ही काउंट करते हैं, वो वर्कर ही होता है। वो बंदा जो मेन वर्कर की हेल्प कर रहा है वो छोटा वर्कर भी क्या है? वर्कर ही कहलाता है। वो बंदा जो किसी वजह से काम पर नहीं आ पाया, छुट्टी पर है, वो भी वर्कर है। जो मेन वर्कर की हेल्प करता है वो भी वर्कर है। इवन जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिन्होंने खुद ही खुद को रोजगार दे रखा है, खुद की कोई छोटी मोटी दुकान है, चटाई बनाने का काम है, अचार बनाने का काम है, फर्नीचर की दुकान है, कोई घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, हर वो पर्सन क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है, जो देश के जीडीपी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। समझ में आ गई यहां तक बातें? अब देखो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टी फैसेटेड। एग्जाम में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, 2 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, तो बहुत बार मल्टी फैसेटेड की जगह पर यूनिफैसेटेड लिखा हुआ होता है, वो गलत होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टी फैसेटेड। इस बात का मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट है। कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। आप अपने घर में पढ़ा रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आपके पापा की खुद की सीमेंट शॉप है या फिर फर्नीचर का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफिसेस में, बैंक्स वगैरह में, कंपनीज में काम करते हैं, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर उनकी सैलरी मिलती है, दैट इज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डैम्स बनवाते हैं, रोड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर सैलरी नहीं मिलती, हर दिन के
हिसाब से पे करा जाता है। आ जाओगे तो आपकी सैलरी मिलेगी, नहीं आओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो अलग अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयड है, पूरे साल वो रोजगार मिल रखा है, उन्हें काम मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 6-7 महीने तो साल में काम मिलता है, बाकी के टाइम पर वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसा है? मल्टीफैसेटेड। कैसा है? मल्टीफैसेटेड। समझ में आ गया? Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher. Obvious सी बात है, आज भी हमारी कंट्री में मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ रहती है? रूरल एरियाज में, गांवों के अंदर रहती है। तो जो मोस्टली हमारी जो वर्कफोर्स है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो कहाँ पर रहती है? रूरल एरियाज के अंदर रहती है। करेक्ट हो गया। आगे देखो, बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है रूरल वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2/3। आज हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर वर्कफोर्स का मतलब है जितने भी हमारे देश में वर्कर्स है, उसमें से 2/3 वर्कर्स कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं। यानी कि 66.67% जो हमारे वर्कर्स है वो कहाँ पर रहते हैं? रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं। मेल वर्कर्स 77% है, फीमेल वर्कर्स सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 23% है। मेल वर्कर्स ज्यादा है, फीमेल वर्कर्स कम है। विमेन वर्कर्स अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स। अच्छा, यहां पर मेन बात आती है, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, मान लो रूरल एरियाज में 100 लोग काम कर रहे हैं, ये वहां की वर्कफोर्स है, तो इसका 1/4 निकाल लो। 1/4 कितना होएगा? इसका 1/4 आ जाएगा हमारे पास में 25 आएगा। अगर वहां पर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 25 क्या है? फीमेल्स है। रूरल एरियाज, गांव की मैं बात कर रही हूं, 25 फीमेल्स है। लेकिन हम अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स 100 की है, तो उसमें से सिर्फ 1/5 का मतलब कितना आ गया? सिर्फ 20 ही फीमेल्स है। मतलब गांवों के अंदर फीमेल्स ज्यादा काम करिए, 100 में से 25 फीमेल्स है। अर्बन एरियाज में 100 में से सिर्फ 20 ही फीमेल्स है। रीजन क्या है? कि गांवों के अंदर गरीबी ज्यादा है। ये पॉवर्टी लोगों को कंपेल करती है कि फीमेल्स एजुकेशन छोड़ के बल्कि कुछ ना कुछ काम करें, चाहे वो खेतों पर काम कर रही है, चाहे वो लाइव स्टॉक फार्मिंग करिए, गाय भैंस रखती है, फिशिंग वगैरह करे, चाहे वो छोटा मोटा कोई भी काम करे। हालांकि वो छोटा मोटा काम करिए, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कम है, फिर भी वो वर्कर तो कहलाएंगी। दिस इज द रीजन कि रूरल एरियाज में फीमेल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है एज अ वर्कर। बहुत सारे काम देखो औरतें करती है, विमेन कैरी आउट वर्क। अर्बन एरियाज की मैं बात कर रही हूँ, जैसे वो कुकिंग भी करती हैं, वो पानी लेकर आने का काम भी करती हैं, फ्यूल वुड से रिलेटेड काम भी करती हैं, फार्म लेबर की तरह भी वो काम करती हैं। लेकिन इन कामों के लिए कभी भी फीमेल्स को पे नहीं करा जाता। इस काम के लिए फीमेल्स को पहचान नहीं मिलती, उनके काम को रिकॉग्निशन, पहचान नहीं मिलती। दैट इज द रीजन कई बार फीमेल्स के काम को, जो औरतें घर में हाउस होल्ड वर्क करती है, किचन का काम वगैरह, उन्हें कभी भी वर्कर की तरह काउंट नहीं करा जाता। ऐसा ही होता है हमारे देश के अंदर। समझ में आ गई यहां तक बात? आगे बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। देखो, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, यहां पर हम एक रेशियो निकालते हैं जिसका नाम है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्या नाम है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बहुत आसान सा है। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या लिखते हैं? वर्कर। वर्कर मतलब वो सारे लोग जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। घर में औरतों के काम की हम बात नहीं कर रहे, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पैसा कमाते हैं, हमारे कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नीचे आ जाती है टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन में आ जाता है कि भाई एक लोकेलिटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, आदमी हैं, वो सब पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। इनटू 100 कर दो, तो इस रेशियो से हमें पता चलता है कि अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन ये है तो उसमें से कितना प्रपोर्शन वर्कर्स का है, उसमें से वर्कर्स कितने हैं। और इसी रेशियो से हमें हमारी देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का पता चलता है। अगर ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, मतलब वर्कर्स हमारे देश में ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा लोगों को मिल रहा है। मान लो ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, तो ये शो करता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। This ratio is useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services in a country। वही लिखा है, इस रेशियो से हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन ऐसा है जो वाकई में लोग वर्कर्स हैं, जो हमारे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में उनका योगदान है। करेक्ट हो गया? पॉपुलेशन आपको मैंने बता ही दिया, एक लोकेलिटी के अंदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी लोग रहते हैं, इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, बूढ़े भी आ जाते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आती है, सब लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। करेक्ट हो गया? यहां पर भी वही बताया है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हम कैसे निकालते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स। नीचे हम लोग लिख देते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। करेक्ट हो गया?
People in rural areas have limited resources to earn a higher income and participate more in the employment market. अब देखो होता क्या है, जब हम ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालते हैं, ये रेशियो रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा आता है और अर्बन एरियाज के अंदर कम आता है। रीजन मैंने बता दिया, रूरल एरियाज के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, ये गरीबी लोगों को कंपेल करती है। वहां पर बच्चे एजुकेशन पर पैसा खर्च नहीं करा जाता, वहां पर बच्चों को इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती। इनफैक्ट अगर बच्चों का एडमिशन कराया भी है तो ड्रॉप आउट्स होते हैं, उन्हें वही है 10th तक पढ़ा के 12th तक पढ़ा के निकाल लिया जाता है और उन लोगों को प्रेशर बनाया जाता है। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि आप लोग कमाओ, कुछ ना कुछ काम करो, चाहे छोटा मोटा घर में काम करो, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ या फिर सिलाई बुनाई से रिलेटेड काम करो, खेतों पर काम करो, फिशिंग करो, आप माइनिंग करो, कुछ ना कुछ करो। तो गांव के अंदर इतना ज्यादा स्कूल्स कॉलेजेस ट्रेनिंग पर पैसा खर्च नहीं करा जाता। अगर बच्चों को स्कूल भेजा भी जाता है तो बीच में डिसकंटिन्यू करा दिया जाता है ताकि बच्चे काम कर सके। दैट इज द रीजन कि रूरल एरियाज के अंदर ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है। लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर लोगों के पास में पैसा है, लोगों के पास में चॉइसेस है, बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्च करा जाता है, बच्चे एजुकेशन लेते हैं, जब फाइनली उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तब वो ऑफिसेस में जाकर काम करना पसंद करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। दैट इज द रीजन कि अर्बन एरियाज के अंदर ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है। करेक्ट हो गया। इन रूरल एरियाज पीपल कैन नॉट स्टे एट होम, वही बात लिखी है, रूरल एरियाज के अंदर लोग घर पर नहीं रह सकते हैं। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी होती है कि बच्चों को कैसे ना कैसे करके काम करना ही पड़ता है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। दैट इज द रीजन रूरल एरियाज में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है। अब देखो उसका पता हमें यहां से भी चल जाएगा। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, शहरों की सिटीज की बात करें, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, 33.9% ही है। रूरल एरियाज में गांवों के अंदर ये 35 है, ज्यादा है पॉवर्टी की वजह से, पॉवर्टी प्रेशराइज करिए। स्टिल अगर हम टोटल बात करें तो टोटल ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम ही है। इसका मतलब बची हुई परसेंटेज 50% से ज्यादा लोग आज भी इन लोगों पर डिपेंडेंट है, अपना पेट भरने के लिए डिपेंडेंसी ज्यादा है। समझ में आ गया। वर्कर सिर्फ 100 में से 34.7 है, मतलब बच्चे कुछ लोग इन लोगों पर डिपेंडेंट है अपना पेट भरने के लिए। करेक्ट हो गया। सॉरी। कंपेयर टू फीमेल मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, ये तो हमें पता है। अगर हम फीमेल से कंपेयर करें तो मेल्स ज्यादा काम करते हैं। फीमेल्स का वही है कि फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क करती है जिसे हम काम की तरह कंसिडर नहीं करते। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट वेयर मैन आर एबल टू अर्न हाई इनकम्स फैमिलीज डिस्करेज फीमेल मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग अप जॉब्स, ये हमें पता है। मेल मेंबर्स से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स करे, करते भी है मेल्स। फीमेल्स को अलाउ ही नहीं करा जाता। रूरल एरियाज के अंदर तो गरीबी है, दैट्स वाई फीमेल्स काम करते हैं, चाहे घर में जाके झाड़ू पोछा करे, किसी भी तरह का काम करे। लेकिन अर्बन एरियाज में फीमेल काम करेगी या नहीं करेगी, सारे डिसीजंस फैमिली लेती है। मैरिज से पहले पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, देन इन लॉज डिसाइड करते हैं बहुत जगह। तो फीमेल्स के काम को वैसे भी काम की तरह कंसिडर नहीं करा जाता। औरतें बहुत सारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज करती है, घर के बर्तन भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, किचन का काम भी होता है। इन सब कामों के लिए उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, उस काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती, पहचान नहीं मिलती, इस काम के लिए उसे पे नहीं करा जाता। दैट इज द रीजन हमारे देश में क्या है, अंडर एस्टिमेशन है नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स का। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के अंदर फीमेल वर्कर्स कम है, मेल वर्कर्स ज्यादा है, क्योंकि औरतों के काम को वो पहचान नहीं मिलती, इस काम के लिए उन्हें पे नहीं करा जाता। करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर्ड वर्कर्स की। देखो बहुत ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझना, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर्ड वर्कर्स का। देखो दो तरह के वर्कर्स होते हैं, पहले यहां पर समझाती हूं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, कौन से वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। और दूसरे होते हैं हमारे पास में हायर्ड वर्कर्स। ठीक है। अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं, जिन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जो खुद के रिसोर्सेज यूज करते हैं, जिन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। चाहे आपका खुद का सीमेंट शॉप है, चाहे आपकी खुद की फर्नीचर की दुकान है, आपका खुद की कपड़ों की दुकान है, आप घर में चटाई बना रहे हो, माचिस बना रहे हो, अचार बना रहे हो, मठरी बना के बेच रहे हो, चाहे आपका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, खुद की कोई कंपनी है। अगर आपने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, आप किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हो, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया। आप खुद के खेत पर जाकर काम कर रहे हो, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। समझ में आया। वहीं अगर आप किसी और के यहाँ पर काम करते हो, किसी और के यहाँ पर जाकर अगर आप काम करते हो, दैट मीन्स हायर्ड वर्कर। वो क्या होता है, हायर्ड वर्कर होता है। अब हायर्ड वर्कर्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हायर्ड वर्कर्स में एक तो होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। क्या होता है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज।
और एक होते हैं हमारे पास में कैजुअल वेज लेबरर्स। कैजुअल वेज लेबरर्स, देखो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज का मतलब है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, जिन्हें उनके काम के लिए हर महीने प्रॉपर सैलरी मिलती है, हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, उन्हें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज बोलते हैं। अगर आप खुद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, आप क्या हो, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हो। वहीं कैजुअल वेज लेबरर्स वो होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या फिर डैम्स बनवाते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, जिन्हें हर महीने उनकी सैलरी नहीं मिलती है, जिन्हें डेली के हिसाब से पे करा जाता है, जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं ना, जिन्हें हाजिरी के हिसाब से पे करते हैं, जिस दिन आओगे उस दिन तनख्वाह मिलेगी, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस तरह के वर्कर्स को बोलते हैं कैजुअल वेज लेबरर। समझ में आ गई यहां तक बातें? देखो यहां पर वही लिखा है, वो लोग जो खुद का लाइवलीहुड अर्न करने के लिए खुद का कोई काम करते हैं, खुद के ही रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। जैसे एक सीमेंट शॉप का जो ओनर है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। करेक्ट हो गया। वहीं वो लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर काम करते हैं, हायर्ड वर्कर्स की कैटेगरी में, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फैक्ट्री में काम करते हैं, रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिन्हें डेली के हिसाब से पे करा जाता है, जिस दिन जाओगे उस दिन की तनख्वाह मिलेगी, नहीं जाओगे उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी, दैट इज कैजुअल वेज लेबरर्स। और वो लोग जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है, जो ऑफिसेज में, बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर उनकी सैलरी मिलती है, हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएफ का पैसा वगैरह, वो किस में आ जाता है, हमारा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज के अंदर। करेक्ट हो गया? यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो एक बार ये ग्राफ स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले रूरल एरियाज की बात करते हैं, रूरल वर्कफोर्स की बात करते हैं। तो खुद सोच लो, गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, खेतों पर काम करते हैं, यही करते हैं। जो लोग खुद के खेत पर काम कर रहे हैं वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। तो गांव के अंदर 58% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये लोग मोस्टली खुद के फार्म्स पर काम करते हैं, खुद का कोई मठरी वगैरह बनाने का छोटा मोटा काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, गाय भैंस रख के दूध बेच के पैसा कमाते हैं, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। 58% पॉपुलेशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। गांव के अंदर एमएनसीज वगैरह कम है, बैंक्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह कम है, तो वहां पर हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 13% है। सबसे कम क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं। सेकंड नंबर पर यहां पर आ जाते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स, जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, जिन्हें डेली के हिसाब से पे करा जाता है। करेक्ट हो गया? तो नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, सेकंड नंबर पर कैजुअल वेज लेबरर्स, थर्ड नंबर पर आता है गांव के अंदर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, शहरों की बात करें, तो अर्बन एरियाज में लोग कहां काम करना पसंद करते हैं, यहाँ पर तो खेत वगैरह होते नहीं है, यहाँ पर लोग ऑफिसेस में, बैंक्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं, रेगुलर वर्क करना पसंद करते हैं, एसी में बैठकर काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 47% सबसे ज्यादा लोग क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है, दिख रहा है ग्राफ के अंदर। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का कोई काम धंधा कर रहे हैं, खुद की कोई ग्रोसरी शॉप, फर्नीचर की दुकान, कपड़ों की दुकान, केमिस्ट शॉप खोलकर बैठे हैं। और सबसे कम यहाँ पर वो लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स। ये जो 15% भी हैं वो लोग भी रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज आते हैं। करेक्ट हो गया? समझ में आ गया? यही सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है, जो मैंने आपको ग्राफ के अंदर बताया वही 1 by 1 यहाँ पर बता रखा है। रूरल एरियाज पर सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड नंबर पर कैजुअल वेज लेबरर्स, थर्ड नंबर पर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा लोग क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, सेकेंड नंबर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड नंबर पर कैजुअल वेज लेबरर्स। करेक्ट हो गया? वही सारी चीजें लिखी, एक बार रीडिंग कर लेना। आगे देखो बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। देखो क्या यहां पर लिखा है, इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, लेबर फ्लोज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। देखो जैसे जैसे किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर में शिफ्ट होने लगते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर शिफ्ट होने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर शिफ्ट होने लगते हैं। हमें पता है ऐसा ही होता है।
एंड दैट इज द रीजन कि लोग माइग्रेट होकर रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, ताकि वो फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर सके। फिर जब देश का और विकास होता है और डेवलपमेंट होता है तो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से शिफ्ट होकर कौन से सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर, टर्शरी सेक्टर के अंदर लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह का काम करने लगते हैं। समझ में आया? तो इसी बेसिस पर हमें पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और लास्ट आता है सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है जैसे एग्रीकल्चर आ गया, इसमें माइनिंग आ जाता है, क्वेरिंग आ जाता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, हमें नेचुरल चीजें मिलती है। एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गया, पशुपालन वगैरह, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है जहां से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी से रॉ मटेरियल मिला है उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, तो इसमें फैक्ट्री से रिलेटेड काम आ जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम आ रहा है जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, गैस, वाटर सप्लाई वगैरह, ये सब किस में आता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का काम है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसीलिए टर्शरी का नाम हो गया सर्विस सेक्टर। तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं, एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटीज हो गई, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, स्टोरेज से रिलेटेड काम, वो सारा काम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विसेज सब किसके अंदर आ जाता है, हमारा टर्शरी सेक्टर के अंदर। करेक्ट हो गया? यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स। हमारे देश में मोस्टली लोग कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज के अंदर, और गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, फार्म्स के ऊपर, खेतों के ऊपर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है हमारे देश का। भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आप चाहिए देख भी लो, यहां पर अच्छे से समझ में आएगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो देखो आज भी 44.6% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर के अंदर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ज्यादा से ज्यादा ये लोग खुद के खेतों पर काम करते हैं, फार्म्स के अंदर काम करते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारी पॉपुलेशन कौन से सेक्टर के अंदर है, टर्शरी सेक्टर के अंदर है, मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर है। और लास्ट में आता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। समझ में आ गया? रूरल और अर्बन की भी बात कर लो। मोस्टली हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, याद रखना। रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। सेकंड नंबर पर आता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड नंबर पर आता है टर्शरी सेक्टर। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, शहरों की बात करें, तो शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर। मैंने बताया एसी में बैठ के काम करते हैं। सेकंड नंबर पर लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। थर्ड नंबर पर प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि गाँव के अंदर, शहरों के अंदर इतने ज्यादा फार्म्स वगैरह नहीं होते। करेक्ट हो गया? समझ में आ गया? तो मोस्टली पॉपुलेशन टोटल अगर हम देखें, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड नंबर पर टर्शरी सेक्टर, थर्ड नंबर पर सर्विस सेक्टर। और यहां पर अगर हम देखें तो रूरल में तो सेम ही है टोटल वाला, लेकिन अर्बन में उल्टा है। सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर, सेकंड नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड नंबर पर हमारा प्राइमरी सेक्टर। वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 24% पॉपुलेशन, जबकि सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर हमारा सेकंड नंबर पर आता है, जहां पर 31% वर्किंग पॉपुलेशन हमारी काम कर रही है। एग्रीकल्चर इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज वेयर पीपल आर मेनली इंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर। वही लिखा है, अर्बन एरियाज के अंदर एज सच खेत वगैरह, फार्म्स वगैरह नहीं होते, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर। अबाउट 60% ऑफ अर्बन वर्कर्स आर इन सर्विस सेक्टर। अर्बन एरियाज के अंदर 60% लोग कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/3 ऑफ अर्बन वर्कफोर्स। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 1/3 लोग काम कर रहे हैं। मतलब अगर टोटल वर्कफोर्स अर्बन एरियाज में 100 है तो इसका 1/3 आप निकाल लेना। 33% लोग कहां पर काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। वही चीज है जो मैंने ग्राफ बताया, उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रखा है। बोथ मैन एंड विमेन वर्कर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन प्राइमरी सेक्टर। ऊपर भी देखा था, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। सबसे ज्यादा देखो मेल्स भी कौन से सेक्टर के अंदर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फीमेल्स भी कौन से सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। रीजन वो है कि मोस्टली पॉपुलेशन हमारी रह कहाँ रही है, रूरल एरियाज के अंदर। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वहां पर खेती करते हैं। वही सब बातें लिखी हैं। अबाउट 57% ऑफ द फीमेल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, वेयर एज लेस देन हाफ ऑफ मेल वर्कर्स इन दैट सेक्टर। वही सारी बातें लिखी हुई है। आगे देखो, बात करते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
नियरली 70 years of planned development has been aimed at expansion of the economy through increase in national output and employment। ये जो हमारे 70 years हैं डेवलपमेंट के, आज़ादी के बाद से 1950 से अगर हम शुरुआत करें, 1950 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात कर ले तो 70 साल तक हमारा मकसद यही लिखा है कि कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो, हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, तभी हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सके, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। Employment growth started declining and reached the level of growth that India had in the early stages of planning। देखो 1990s के एंड में क्या हुआ, अभी मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ, देन मैं इस चीज पर आऊंगी। गौर से इस ग्राफ को देखना, ये जो ग्रे वाला यहाँ पर दे रखा है ये हमारे देश का जीडीपी है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन। ब्लैक वाला है एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो बहुत ध्यान से देखना, 1951 से शुरुआत हुई है, 2010-12 तक का डेटा हम लोगों ने ले रखा है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा था, ये जीडीपी हमारा डिक्रीज हुआ, कंट्री की ग्रोथ हमारी कम हुई 1990 से 1992 के अंदर। 1990 के अंदर हमारे देश का जीडीपी गिर गया, हमारी ग्रोथ गिर गई। दैट इज द रीजन कि 1991 के अंदर हम लोग क्या लेकर आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। और इन पॉलिसीज की वजह से अगेन हमारे देश का जीडीपी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। समझ में आया। वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे देश का जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हो रहा है, फिर भी आज भी हमारे देश में देखो एम्प्लॉयमेंट कितना कम है, बल्कि धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट और गिरता और जा रहा है। तो दिस शोज कि ये जो ग्रोथ हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रही है, ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज की हेल्प से हो रही है, हमारे देश में एज सच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही। तो यही कॉन्सेप्ट, जब देश का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, कि देश की ग्रोथ हो रही है फिर भी देश के अंदर जॉब्स नहीं है, बहुत ज्यादा देश में क्या है, बेरोजगारी है। करेक्ट हो गया। वही सब बातें यहां पर लिखी है कि धीरे धीरे हमारे देश का जीडीपी बढ़ता जा रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज सच जनरेट नहीं हो रही हैं, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो वही जब ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो लेकिन देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट ना हो, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, जॉबलेस ग्रोथ। इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन, अ मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज देयर मेन लाइवलीहुड। हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में मोस्टली लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव एम्ड एट रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। हम सब जानते हैं हर देश की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, इंडिया की भी यही थी कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वर्कफोर्स, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, धीरे धीरे वो वर्कफोर्स तो कम होते जाए, धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट हो, इंडस्ट्रियल से सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट हो। और जब ऐसा होता है ना, ये जो सेक्टोरल ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पॉपुलेशन कम हो गई, धीरे धीरे लोग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए, फिर लोग टर्शरी सेक्टर में आ गए, इसी को एक्चुअली ग्रोथ बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शोज सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म, और हुआ भी है, धीरे धीरे लोग फार्म एक्टिविटीज से, प्राइमरी सेक्टर से कौन से सेक्टर पर शिफ्ट करे हैं, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट भी करे हैं। और हमें पता चल रहा है कि आगे चल के हमारा सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर लोगों को अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। करेक्ट हो गया। आगे वही अगेन टेबल है, इस टेबल को ऐसे मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देती हूं। देखो 1972-73 का डाटा है और एक लास्ट वाला डाटा देख लो, 2017-18 का डाटा देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में तीनों सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस। देखो 1972-73 के अंदर मोस्टली लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, नंबर 1। सेकेंड नंबर पर आता था हमारा सर्विस सेक्टर, थर्ड नंबर पर आता था हमारा टर्शरी सेक्टर। धीरे धीरे 2017-18 का डाटा देखे तो आज भी मोस्टली लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, सेकेंड नंबर पर सर्विस सेक्टर है, थर्ड नंबर पर वही हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी का शेयर कम हो गया ना, पहले प्राइमरी में 74% लोग थे, आज प्राइमरी में सिर्फ 44% लोग हैं। पहले सर्विस के अंदर 14.8% लोग थे, ये इंक्रीज होकर डबल हो गए, 31 हो गए। सेकेंडरी वाले 10
10.9 से इंक्रीज होकर डबल से भी ज्यादा 24.4 हो गए। तो वही है, पहले भी प्राइमरी सेक्टर नंबर 1 पर था, सेकेंडरी नंबर 2 पर, टर्चरी नंबर 2 पर और सेकेंडरी नंबर 3 पर था। आज भी वैसा ही है, लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी का शेयर कम होता जा रहा है, सेकेंडरी और टर्चरी का शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। वही सारी बातें यहां पर लिखी है। सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, कैजुअल वेज लेबरर्स की भी बात कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद को रोजगार दे रखा है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज कौन है? जो ऑफिसेज वगैरह में एसी में बैठ के काम करते हैं। कैजुअल वेज लेबरर्स ये समझ लो जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करें, दिहाड़ी के मजदूर। तो पहले के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, सेकेंड नंबर पर लोग कैजुअल वेज लेबरर्स थे, थर्ड नंबर पर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज थे, क्योंकि ऑफिसेज वगैरह बैंक्स वगैरह की कमी थी। आज की बात कर लेते हैं। आज भी मोस्टली लोग क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का कोई काम धंधा करे हैं, चाहे खेतों पर काम करे, एनिमल हस्बेंड्री करे, ग्रोसरी की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, खुद का कोई बिजनेस है। सेकेंड नंबर पर कैजुअल वेज लेबरर्स और थर्ड नंबर पर क्या है, हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। लेकिन यहां पर गौर करना, चीजें सारी की वैसी हैं, लेकिन गौर करना धीरे धीरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम होते जा रहे हैं। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड कितने थे? 61, आज 52 ही रह गए, कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे कैजुअल वेज लेबरर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। पहले कैजुअल वेज लेबरर्स, दिहाड़ी के मजदूर, सिर्फ 23% थे, जो इंक्रीज होकर 25% हो गए। और जब कैजुअल वेज लेबरर्स का परसेंटेज बढ़ने लगता है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और ये जो वर्कर्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इन्हें रेगुलर बेसिस पर सैलरी नहीं मिलती, इन्हें कभी भी काम से निकाल दिया जाता है, वल्नरेबल है, कभी भी काम से निकाल देंगे। इनके लिए कोई लेबर लॉस नहीं होते हैं, सरकार कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाती है। ये लोग खुद का ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, इन्हें किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कोई पीएफ का पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता, पेंशन वगैरह। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से किस पर शिफ्ट होते जा रहे हैं? कैजुअल वेज लेबरर्स पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज लेबरर्स। वही लिखा है, आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, लोग कैजुअल वेज लेबरर्स बनते जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। ये वर्कफोर्स क्या है? सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, इन्हें किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, रेगुलर पैसा वगैरह नहीं मिलता, कभी भी इन्हें काम से निकाल दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार इस लाइन को दोबारा रीड कर देती हूं। स्कॉलर्स कॉल द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क नोटिस्ड ड्यूरिंग 1972 से 1994, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। अब देखो, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? एक होता है फॉर्मल सेक्टर, क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। देखो, फॉर्मल सेक्टर के अंदर सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। तो सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक मतलब सरकार वाले किस में आ गए? फॉर्मल के अंदर। प्लस प्राइवेट वाले भी, वो जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वो भी किस में आते हैं? फॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो फॉर्मल सेक्टर में सारे के सारे पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी वो जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर में आए। इनफॉर्मल सेक्टर में बचे कौन से? सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं। इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी आ जाते हैं, जो खुद का ठेला वेला चलाते हैं वो भी आ जाता है, जो हमारे घर के आसपास ग्रोसरी शॉप में जो बंदा काम कर रहा है, एक लड़का काम करता है, एक लड़के को हायर करा हुआ होता है, वो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि वहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, उसे हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो फॉर्मल वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें हर तरह के फायदे मिलते हैं, रेगुलर सैलरी मिलती है, हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पीएफ का पैसा मिलता है, उन्हें पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। इनके लिए सरकार अलग अलग लेबर लॉस लेकर आती है, ये लोग ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी कोई भी फायदे हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं मिलते। करेक्ट हो गया। और जब फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉइज कम होते जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉइज बढ़ते जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या कहते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स।
we have seen in the preceding section that even after 70 years of planned development, more than half of the Indian workforce depends on farming as a source of livelihood. 70 साल से हम प्लानिंग करते आ रहे हैं, 1950 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात कर लें, उसके बावजूद भी आज भी मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है, आधी से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो गाँव के अंदर है और वो लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट है अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए. इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट ओवर द ईयर्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिटेरियोरेटिंग. धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी खराब होती जा रही है. पहले एटलीस्ट कुछ लोग तो फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, अब फॉर्मल सेक्टर में लोग कम काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं. इन लोगों को किसी तरह के कोई फायदे, कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कभी भी नौकरी से इन्हें निकाल दिया जाता है. तो एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है हमारे देश में वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है. यू मे फाइंड दैट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज गेटिंग रेगुलर इनकम. बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर इनकम मिल रही है, जिनके लिए सरकार ने लेबर लॉस फॉर्म कर रखे हैं, जो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, जिन्हें सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं. वो लोग कौन है? फॉर्मल वर्कर्स है. वही लिखा है फॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स. फॉर्मल वर्कर्स को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर को. इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं. सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी वो जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं. उसके अलावा सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं वो किस में आता है? हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर. इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आ जाते हैं? हमारे फार्मर्स आ जाते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चरल लेबर्स आ गए, वो लोग जिनका कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज है, या फिर वो लोग जो किसी छोटे मोटे एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं जहां पर 10 से कम लोग हैं, वो सब किस में आते हैं? इनफॉर्मल वर्कर्स के अंदर. और अगर आप डेटा देखो तो आप देख लो फॉर्मल वर्कर्स हमारे देश में सिर्फ कितने हैं? 24 तो मेल्स हैं और 6 फीमेल्स हैं. तो फॉर्मल वर्कर्स हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 30 मिलियन. 30 मिलियन मतलब सिर्फ 6% लोग ही फॉर्मल वर्कर्स हैं, जो लोग ऑफिसेज वगैरह में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह. बाकी 310,133 बाकी 94% जो वर्कर्स हैं वो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, खुद के खेतों में काम कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान पर काम करते हैं. समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या बोला? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. Those who are working in formal sector, जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, ये पैसा भी ज्यादा कमाते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं. डेवलपमेंट प्लानिंग एनविजेज दैट एज द इकोनॉमिक ग्रोथ मोर एंड मोर वर्कर्स वुड बिकम फॉर्मल वर्कर्स एंड द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर वुड विंडल. जैसे जैसे कोई देश प्रोग्रेस करता रहता है, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं इनका परसेंटेज गिरना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं इनका परसेंटेज बढ़ना चाहिए. लेकिन हमारी कंट्री में उल्टा हो रहा है. फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 6% लोग हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में 94% लोग हैं. तो ये बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है. इसी को हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. वही चीजें यहां पर लिखी है, डेटा को एक्सप्लेन करा है. वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेस इन इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम. वही लिखा है, इन्हें रेगुलर इनकम नहीं मिलती है. सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी तरह के लेबर लॉस नहीं बना रखे हैं, इन्हें कभी भी निकाल दिया जाता है बिना कोई कॉम्पनसेशन दिए. और इनफॉर्मल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है वो भी आउटडेटेड यूज करी जाती है. यहाँ पर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करे जाते. लेकिन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स की वजह से आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो इनफॉर्मल सेक्टर है उन्हें भी मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है. वहां पर भी अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करे जाते हैं. आज इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी कुछ तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने लगे हैं. करेक्ट हो गया. लास्ट बात आती है भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जो बंदा काम करना चाहता है और उस पर्सन को काम नहीं मिल रहा क्योंकि काम की कमी है. अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब बंदा काम करना चाहता है, पर्सन इज विलिंग टू वर्क, लेकिन काम है ही नहीं, बंदे को काम नहीं मिल रहा. दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. और वो पर्सन जो काम करना चाहता है, मार्केट में जो भी वेज रेट मिल रही है उस पर वो काम करने को तैयार है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, उस पर्सन को हम लोग क्या बोल देते हैं? अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार. समझ में आया? एक ऐसा व्यक्ति जिसे आधे दिन के अंदर अंदर, आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आधे दिन के अंदर अंदर 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा, वो पर्सन क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयड. क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयड. समझ में आ गया?
इकोनॉमिस्ट कॉल अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लो एक फार्म है, एक खेत है, इस खेत पर जरूरत है कि 5 लोग इस खेत पर काम करने चाहिए, 5 लोग सफिशिएंट है इस खेत पर काम करने के लिए, लेकिन अगर इसी फार्म पर 5 लोगों की बजाय 8 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग सफिशिएंट है लेकिन अगर इस खेत पर 8 लोग काम कर रहे हैं, देखा जाए तो जो एक्स्ट्रा 3 है दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग टू टोटल प्रोडक्ट, नथिंग टू टोटल जीडीपी। 5 लोगों की जरूरत है, 8 के आने के बाद में भी वही काम हो रहा है जो बेचारे 5 कर सकते थे। जो एक्स्ट्रा 3 आए हैं उसकी वजह से हमारे कंट्री के जीडीपी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। दिखने में लग रहा है ये जो 8 के 8 है ये एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू द टोटल जीडीपी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखा जाए 1950s के एंड के अंदर फार्मिंग के अंदर जितने भी लोग थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे थे, उसमें से 1/3 जो थे ना, 33% लोग वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। दिखने में लग रहा था एम्प्लॉयड थे बट एक्चुअली जीडीपी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड हैं, एक क्रॉप उगाने में आप ये समझ लो साल के 6 से 7 महीने लग जाते हैं। 6 से 7 महीने में सीजन था, क्रॉप उगा ली, लेकिन बाकी के जो 5 से 6 सीजन है उसके अंदर बंदा क्या रहता है? अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार रहता है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी हमें बेसिकली कहां पर देखने को मिलता है? रूरल एरियाज के अंदर, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फार्मिंग के अंदर हमें देखने मिलता है। करेक्ट हो गया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी जाए, देश के अंदर पॉवर्टी, गरीबी दूर करी जाए, और उसी इनिशिएटिव में एक आता है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत, इस स्कीम के तहत रूरल एरियाज के अंदर जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिन्हें वाकई में काम की जरूरत है, उन्हें सरकार 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है और उन लोगों से कोई ना कोई अनस्किल्ड काम करवाया जाता है। इस योजना के तहत जो लोग गांव के अंदर अनएम्प्लॉयड है उन्हें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इन लोगों से या तो डैम्स बनवाए जाते हैं या फिर रोड्स बनवाई जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इनसे काम करवाया जाता है कि भाई इन्हें 100 दिन का रोजगार भी मिल जाएगा, साइड बाय साइड देश का काम भी हो जाएगा, रोड्स भी बन जाएंगी, डैम्स वगैरह भी हमारे बन जाएंगे। समझ में आया? इंडिपेंडेंस के बाद में वही है, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कि कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी जाए। और ये काम जो गवर्नमेंट है वो 2 तरीके से करती है। एक तो होते हैं गवर्नमेंट के डायरेक्ट एफर्ट्स, एक होते हैं सरकार के इनडायरेक्ट एफर्ट्स। देखो बहुत सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, रेलवेज गवर्नमेंट का है, रोडवेज में भी बहुत सरकार का है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, सरकार की फैक्ट्रीज भी है, कंपनीज वगैरह भी हैं, पीएसयूज इतने सारे हैं, आप देख लो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, रेलवेज, रोडवेज वगैरह हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं, यहाँ पर सरकार बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, वैकेंसी निकलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने पड़ते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट एफर्ट्स कि डायरेक्ट आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। और जब यही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोग्रेस करते हैं, जब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जीडीपी वगैरह इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उनका भी भला होता है। मान लो कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है, उसे कोई रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल वो कहां से खरीदता है? गवर्नमेंट एंटरप्राइज से खरीदता है। तो अगर गवर्नमेंट एंटरप्राइज के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की ग्रोथ होगी, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है उसकी हेल्प से, तो ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस रॉ मटेरियल किसे सप्लाई करते हैं? बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ये भी बहुत सारी लेबर को हायर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये प्राइवेट नौकरियां हैं, इसे हम इनडायरेक्ट एफर्ट्स बोलते हैं। वही बात यहां पर लिखी है, एज यू हैव सीन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे सरकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज, होटल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज वगैरह होती है, वहां पर लोग काम करते हैं। यहां पर सरकार डायरेक्टली वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और जब इन्हीं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस इनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं और इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इन्हें अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, ये लोग और ज्यादा लेबर को हायर करते हैं, तो इनडायरेक्टली अपने आप देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज
जनरेट होती है। करेक्ट हो गया यहाँ तक। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आती है जिनका मकसद है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी जाए, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, साथ साथ में पॉवर्टी भी दूर होगी, हम पॉवर्टी गरीबी को भी एलिविएट कर सकते हैं। सरकार ये सारे प्रोग्राम्स तो लेकर आती ही है, लोगों की हेल्थ पर पैसा खर्च करती है, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, न्यूट्रिशन सबको मिलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सरकार लोगों को हाउसेस बना के कंस्ट्रक्ट करवा के देती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज देती है, रूरल एरियाज के अंदर रोड्स वगैरह डेवलप करी जाती है ताकि हर तरह से देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा पॉवर्टी हम दूर कर सके, पॉवर्टी एलिविएट हो सकते। करेक्ट हो गया। लास्ट देखो एक कंक्लूजन की बात आती है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यू इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन द सर्विस सेक्टर। आज मोस्टली जो जॉब्स है वो कौन से सेक्टर में मिल रही है हमें? सर्विस सेक्टर के अंदर, टर्शरी सेक्टर के अंदर, एमएनसीज वगैरह के अंदर। ये लाइन याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लो। देखो आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी अपना जो मेन वर्क है, जो कोर वर्क है, वो कोर वर्क तो कंपनी खुद ही कर रही है। जैसे कंपनी का काम है कोई वेबसाइट बनाने का, तो वेबसाइट बनाने का काम कंपनी खुद कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज के अकाउंट्स को मेंटेन करना, उन्हें सैलरी वगैरह देना, उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम हो गया, ये काम कंपनी खुद नहीं कर रही। इस काम के लिए कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को हायर कर रखा है, किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लिया है इस काम के लिए। ये काम कंपनी किसी दूसरी कंपनी से करवा रही है। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो खुद का मेन काम खुद करती हैं, लेकिन कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनना, अपने कस्टमर केयर सर्विस से रिलेटेड जो काम हो गया, ये काम कंपनी किसी दूसरी कंपनी से करवाती है, किसी छोटी कंपनी से करवाती है। दैट इज आउटसोर्सिंग। Outsourcing of work is becoming a common practice. It means that the big firms find it profitable to close down some of this specialist department. जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कुछ काम जो है वो खुद नहीं करती, जैसे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो गया, हमारा बीपीओ वगैरह हो गया, लीगल सर्विसेज हो गई, एम्प्लॉयज़ की सैलरी से रिलेटेड काम देखना, एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस से रिलेटेड काम देखना, ये काम कंपनीज किसी बाहर की कंपनी से करवाती है। स्पेशली बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ये काम हमारे देश से करवाती है, इंडिया से करवाती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर भी बहुत ज्यादा है। तो किसी दूसरी कंपनी से करवाना, किसी दूसरी कंट्री के लोगों से करवाना जहां पर वो काम सस्ते में हो जाए, दैट इज आउटसोर्सिंग। समझ में आ गया। एक बात और लिखिए कि आज तो जो घर है वही वर्क प्लेस बन चुका है। पहले काम करने के लिए लोगों को ऑफिस वगैरह जाना पड़ता था, आज अगर आपको काम करना है तो आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप अपने घर से भी काम कर सकते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अब जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वेज लेबरर्स बनते जा रहे हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स देखने को मिल रहा है। फॉर्मल सेक्टर में लोग कम होते जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये धीरे धीरे गिरता जा रहा है। सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं स्टेप्स लेने की जरूरत है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम मोर एंड मोर इनफॉर्मल, वही लिखा है, विद ओनली लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इन लोगों को किसी तरह के सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह भी नहीं मिलते। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स देयर हैज बीन रैपिड ग्रोथ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही लिखा है, कुछ सालों में हमारे देश का जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एज सच एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई राइज देखने को नहीं मिला। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। तो ये जीडीपी क्यों इंक्रीज हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है विदाउट अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी ऊपर जाता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। हमारी सरकार स्टेप्स ले रही है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाए, कंट्री के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस हो। और इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ 2 चैप्टर्स और रहते हैं हमारे इंडियन इको के। इन दोनों चैप्टर्स को भी हम लोग कवर करेंगे। एक हमारा एनवायरनमेंट रहता है, एक हमारा लास्ट चैप्टर रहता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।